मंच पर विराजमान इस मिशन को साकार करने की जिम्मे विशेष जिनकी जिम्मेवारी है, ऐसे मेरे साथी श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी, उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागृह के बाहर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए और यहाँ उपस्थित सभी मेरे युवा मित्रों, आज पूरा विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है। भारत भी उस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कुछ दिन पूर्व पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। और हमारे देश के लोगों को ताज्जुब हुआ कि दुनिया हमारी तरफ इस तरफ देख रही है क्या। हमें कभी विश्वास ही नहीं था कि विश्व कभी हमारी तरफ भी गर्व के साथ देखता है। विश्व योगा दिवस पर हमने अनुभव किया कि आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक बड़े आदर और गौरव के साथ देखता है। हमारे यहाँ शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जाते कहाँ हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है। जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। और रह कौन जाते हैं? अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता है, उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है पैतृक परंपरा से। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। और एक प्रकार से हमने बहुत योजनापूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। इस देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है।
हमारे यहाँ सालों से, हमने सदियों से सुना है, अमीर परिवारों में क्या बात होती है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस समाज जीवन से आते हैं, हम अक्सर सुना करते थे, हमारे परिवार में, अगल बगल में सब कुछ है, हमारे पिताजी और हमारे नौजवान साथियों के पिताजी यही कहते थे, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हमारे देश में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों में ये सहज बोला जाता है। 12-15 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप यही कहते हैं, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगर जो बात हमारे घर घर में गूंजती है वो सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? और हमने उस आवाज को सुना है, उस दर्द को सुना है जो हर माँ बाप के मन में रहता है कि बेटा या बेटी कुछ काम सीखे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। एक बार अपने संतान पैरों पर खड़े हो जाएं तो गरीब परिवार के माँ बाप को लगता है चलिए जिंदगी धन्य हो गई। ये उसके मकसद रहता है। उसकी कोई मकसद कोई बहुत बड़ी बंगला बना करके बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दे, वो नहीं रहता है। ये स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना। और इसलिए एक स्ट्रक्चर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में राज्यों को साथ लेकर के एक नए सिरे से इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्वीकार किया। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। अगर उसके पास कौशल्य नहीं होगा, उसके पास अगर अवसर नहीं होंगे तो चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगा? अगर वो चुनौतियों को पार नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए वो खुद एक चुनौती बन जाएगा। और इसलिए भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। हम विश्व के युवा देश हैं। दुनिया के बहुत देश हैं जहां समृद्धि बहुत है, लेकिन लोग नहीं है। घर में 4 गाड़ी होगी लेकिन चलाएं कौन, ये चिंता का विषय है। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा।
दुनिया की मांग हमारे सामने स्पष्ट है कि दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन क्या हम उसके लिए सज्ज हैं? क्या हमने तैयारी की है? क्या ज्यादा से ज्यादा अभी हमारा ध्यान नर्सिंग स्टाफ की तरफ रहता है। आप देखिए तो नर्सिंग स्टाफ के लोग जाते हैं, या हमारे जो मेसन्स का काम करने वाले लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में गए, उसी के इर्द गिर्द हमारा चला है। हमें न सिर्फ भारत को लेकिन पूरे विश्व की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का मैपिंग करके भारत में अभी से सज्ज करना चाहिए कि चलिए आपको नर्सिस नहीं, पैरामेडिकल के लोग चाहिए, ये हमारी 25 इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, यहां से नौजवानों को ले जाइए, आपका काम चला लेंगे। हमें विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है, उस जॉब मार्केट को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके हमने अपने लोगों को तैयार करना होगा। आज हमारे यहां क्या हालत है? हम में से बहुत लोग होंगे जिनको एक बात का अनुभव आया होगा, यहां बैठे हुए को कभी न कभी अपने दोस्तों को कहा होगा कि यार देखो ना यार, कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो। मेरे पास ड्राइवर नहीं है। अब ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि देश में नौजवान है, बेरोजगार हैं और वो ड्राइवर के बिना परेशान है। क्या हम रास्ता नहीं खोज सकते क्या? और आज फिर क्या होता है कि वो परंपरा से कहीं पर गाड़ी साफ करते 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 गियर बदलना सीख जाता है और स्टीयरिंग पकड़ के, तो हम कभी कभी रिस्क लेकर के उसको रख लेते हैं। अब वो हमारी गाड़ी का कोई वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके वो सीखता है और कभी कभार हमारा रिस्क भी रहता है। क्या हम इन लोगों को सर्टिफाई करने की व्यवस्था कर सकते हैं जो अपने तरीके से परंपरागत से सीखे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गए हैं, लेकिन कम से कम जो उसको रखता है उसको पता चलेगा हाँ भाई ये इसके पास ये सर्टिफिकेट है, मतलब कहीं न कहीं उसका एग्जाम हो चुकी है। भले अपने आप सीखा हो, आज उम्र चले 35-40 पार कर गया हो, लेकिन उसको लगता है कि भाई मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि भले आप परंपरा से सीखे हो, लेकिन अगर आप बेसिक नॉर्म्स को पार करते हो तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट किसी इंजीनियर से कम नहीं होगा। मैं विश्वास से कहता हूं आपको। अब ये बड़ी कठिनाई है, जब सबरवाल बता रहे थे कि हर कोई कहता है भाई अनुभव क्या है। वो कहता है पहले काम तो दो, फिर मैं अनुभव का बताऊं। पहले मरघा की पहले अंडा, इसी का बहस चल रहा है। वो नौकरी नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं इसलिए नौकरी नहीं, यही चलता रहता है। हमारे यहां आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप को बल देना। कभी कभी उद्योग जगत के लोग भी एंटरप्रेन्योर को रखने से डरते हैं। उनको लगता है यार रख लूंगा और सरकार का कोई साहब आ गया और सर गिनेगा, ज्यादा हो गए तो मर गया, मेरे कारखाने को ताला लग जाएगा, तो रखने को तैयार नहीं है। कानून की जकड़न भी कभी कभी ऐसी है कि हमारे नौजवानों को जगह नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि देश में रोजगारों का अवसर बढ़े। जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले, जो अप्रेंटिसशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले। जब तक उसको ये अवसर नहीं मिलेगा अनुभव आएगा नहीं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि अप्रेंटिसशिप को कैसे बढ़ावा दें। इस पूरे मिशन को हमने स्किल तक सीमित नहीं रखा है, इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर कोई बने तो बस कहीं कहीं नौकरी खोजता रहे, जरूरी नहीं है। एक ड्राइवर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ी लेकर के सब कॉन्ट्रैक्टर बनकर के गाड़ी चला सकता है। हम उसके अंदर ये स्किल लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कभी कभार क्या होता है, जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं,
आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको ड्राइविंग आता है, लेकिन आप उसको कहते हो साहब मुझे कंप्यूटर का टाइपिंग भी आता है, तो तुरंत का अच्छा अच्छा ये भी आता है, चलो चलो चलो, फिर जब ड्राइविंग का काम पूरा होगा तो कंप्यूटर करते रहना। तो जब उसको पता चले एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि स्किल में मल्टीपल एक्टिविटी की ताकत उसकी हो। मैं देखा, मुझे कोई बता रहा था, बहुत समय हुआ, कोई एक नौजवान था, प्लम्बर था। वो प्लम्बर के नाते जो काम मिलता था वो करता रहता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को योगा ट्रेनर के लिए तैयार किया। और मजा ये है कि सुबह 1-2 घंटे वो योगा ट्रेनर के लिए जाकर के ज्यादा कमाता था, जबकि प्लम्बर से बाद में कम। फिर क्या हुआ, वो योगा ट्रेनिंग के साथ साथ प्लम्बर भी जुड़ गया, तो जहां योगा ट्रेनिंग करता है वही लोग को कहे यार देखो उधर प्लम्बर की जरूरत, तुम चले जाओ। उसने एक नई चीज सीख ली। दोनों चीजें ऐसी जिसमें उसको कोई कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं थी, वो कमाना शुरू कर दी। हम चाहते हैं कि देश के अंदर इन बातों को कैसे भरोसा दें। आने वाले दिनों में पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों की तादाद में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगले दशक में हमारे पास 4-4.5 करोड़ के करीब लोग सरप्लस होंगे वर्कफोर्स हमारे पास। अगर हम ये मिसमैच को दूर करते हैं, हम आवश्यकता के अनुसार उसको तैयार करते हैं, तो हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि एक एरिया है जहां केमिकल की इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, तो ऑटोमोबाइल पढ़ाया जाता है। अब उसको वहां जॉब मिलती नहीं है। हमें मैपिंग करना होगा कि काम किया है, बहुत बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कि किस इलाके में हमारा क्या पोटेंशियल है, क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। हम उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग करेंगे ताकि उसको वॉक टू वर्क के लिए वो तैयार हो जाए, उसको अपने घर के पास ही कामकाज मिल जाए, तो उसको आर्थिक रूप से ज्यादा बोझ नहीं बनता है। नहीं तो होता क्या है कि जो चीज को सीखता है उसके 100 किलोमीटर की रेंज में वो काम ही नहीं होता है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में काम करता था, शुरू में मैंने देखा ऑटोमोबाइल में वो चीजें पढ़ाई जाती थी जो गाड़ियां बाजार में थी ही नहीं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। खैर बाद में तो कोर्स बदल दिए, सब जो ट्रेनर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग की, काफी कुछ बदलाव लाना पड़ा, लेकिन आज भी शायद कहीं जगह पर, बहुत जगह पर ऐसा होगा। और इसलिए आवश्यक है कि हमारी सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को डायनेमिक बनाना। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, अगर हमारी ट्रेनिंग डायनेमिक नहीं होगी तो हमारा वो व्यक्ति रिलेवेंट नहीं रहेगा। पुराने जमाने के कुक को आज ओवन चलाना नहीं आता है तो घर में वो कुक काम नहीं करेगा, उसको आना चाहिए ओवन का कैसे उपयोग, सीखना पड़ता है। हर चीज को एडिशनल ट्रेनिंग आवश्यक होती है, और इसलिए डायनेमिक्स बहुत आवश्यक है उसके। हम जिस ट्रेनिंग की ओर बल दे रहे हैं उसके दिशा में हमारा प्रयास है। कौशल्य के संबंध में भारत की पहचान सदियों से रही है। हमने अपनी इस विधा को भुला दिया है। सदियों पहले हमारे यहां हमारी विशेषताओं को कितना माना जाता था, हमारे कौशल्य की ताकत को माना जाता था। हमने फिर से एक बार उसको रीगेन करना है। अगर आज दुनिया में चीन ने अपनी ये पहचान बनाई है कि चीन की एक पहचान बन गई है कि जैसे वो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया है। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल बनने की बन सकती है। हमारे पास जो ताकत है उस पर हमें बल देना है। हमें अपनी ताकत पर जितना हम जोर लगाएंगे हम चीजों को उतना प्राप्त कर पाएंगे।
और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम मैपिंग करके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रेनिंग करें। और हमें पता होना चाहिए, आज भी मैं बताता हूं, आज देश में लाखों की तादाद में ट्रेन ड्राइवर्स नहीं है। देश को जितने ट्रेन ड्राइवर्स चाहिए, उसकी परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए जिस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। फिर तो वो चलते चलते सीखता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी का कोई कारण नहीं है अगर हम रोजगार को ध्यान में रखते हुए, विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डिजाइन तैयार करें, अगर इन तीनों को जोड़ करके प्रयास करें। कभी कभार क्या होता है कि जो इस प्रकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये पता नहीं होता कि दुनिया कैसे बदल रही है। वो अपना पुराने ढर्रे से चलते हैं। आवश्यकता है, जैसे आज यहां है, यहां पर रोजगार देने वाले लोग भी बैठे हैं, रोजगार लेने वाले भी मौजूद हैं, और रोजगारी के योग्य नौजवानों को तैयार करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और इन सारी चीजों के लिए नीति निर्धारण करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इस सभागृह में सब प्रकार के लोग हैं। क्यों? ये हमने आदत बनानी होगी। हमारे उद्योग जगत के लोगों के साथ, हमारे टेक्निकल वर्ल्ड के साथ लगातार हमें बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा क्या लगता है नेक्स्ट 10 ईयर किस प्रकार की चीजें आप देख रहे हैं। वो कहते हैं नेक्स्ट 10 ईयर ऐसा ऐसा आने वाला है, ऐसी ऐसी संभावना है। तो फिर हमने हमारा सिलेबस उस प्रकार से अभी से बनाना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को ऊपर से तैयार करनी चाहिए। तो यहां हमारा ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन से लोग बाहर निकले और वहां पर जाते ही उनको नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमने फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ हमने ये सोचना होगा कि नेक्स्ट 10 ईयर के डेवलपमेंट की डिजाइन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, किस प्रकार से व्यवस्था बनने वाली है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट होता है तो मैं नहीं मानता हूं कि बेरोजगारी का कोई कारण बनता है, उसको रोजगारी मिलती है। कैसी ट्रेनिंग से कितना फर्क होता है, मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। गुजरात के लोग, मैं गुजरात में था इसलिए वहां का उदाहरण दे रहा हूं, सेना में बहुत कम जाते हैं। अब वो उनका डेवलपमेंट ही अलग है। तो लेकिन हमने सोचा भाई क्यों हमारे लोग क्यों सेना में न जाए। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने क्या प्रॉब्लम है भाई। नहीं, बोले जब फिजिकल एक्सरसाइज और एग्जाम होती है उसी में फेल हो जाते हैं। तो उनको बोले वो आते हैं तो उसी में, और हमें स्कोप है, कोटा है, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया, आर्मी के कुछ रिटायर्ड अफसरों को बुलाया। हमने कहा भाई हमारा ये जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ के नौजवानों को तुम ट्रेन करो एग्जाम कैसे पास करनी। साहब वो हमारा मेल बैठ गया, उन्होंने ट्रेनिंग के कैंप लगाने शुरू करे, एक महीने के कैंप लगाते थे मोबाइल। और जब भर्ती होने लगी तो जो करीब 5-7% मुश्किल से हमारे लोग जाते थे, 35-40% तक पहुंचा दिया था। ट्रेनिंग मात्र से उनको समझाया कि भाई ऐसे दौड़ते हैं, सीना ऐसे करते हैं, जरा ये 2 चीजें तुम्हें करना आ जाएगी तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। वो तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई नौजवान जाना नहीं चाहता है, लेकिन कोई उसको समझाए तो। चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लाती है, बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और आज जॉब मार्केट एक इतना बड़ा फील्ड है क्योंकि हर किसी को कोई न कोई सेवादार की जरूरत होती है, किसी न किसी की व्यवस्था है। मैं जब स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं काफ़ी दिमाग खपाता रहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये, और आज से नहीं, मैं कई वर्षों से इसमें ज़रा रुचि लेता हूँ। मैंने बहुत साल पहले ये सफरवाल को मेरे यहाँ भाषण के लिए बुलाया था। जब मैंने सुना कि ये जॉब मार्केट में काफ़ी काम कर रहा है तो मैंने कहा भाई बताओ तुम क्या क्या सोचते हो। बहुत साल पहले की बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पता लग रहा था कि ये इसका एक अपना महत्व है, इस महत्व को हमने अनुभव करना चाहिए। एक बार मैंने बहुत छोटी उम्र में दादा धर्माधिकारी को मैं पढ़ता रहता था, आचार्य विनोबा भावे के
साथी थे, गांधीयन थे और बड़े ही समर्पित गांधीयन थे, चिंतक थे। एक बढ़िया उन्होंने एक अपना प्रसंग लिखा है। कोई नौजवान उनके पास गया कि दादा कहीं नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या आता है? तो बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। तो कहा अरे भाई मैं तुझे पूछ रहा हूँ क्या आता है? अरे बोले मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे भाई तुम ग्रेजुएट हो, मैंने सुन लिया, मुझे समझ आ गया, तुम्हें आता क्या है? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे कुछ काम तो मिले। उन्होंने कहा अरे भाई चल तुझे ड्राइविंग आता है क्या? तुम्हें बर्तन साफ करना आता है? तुम्हें रोटी पकाना आता है क्या? कपड़े धोना आता है? क्या आता है बताओ ना। तो नहीं कि बोले मैं तो ग्रेजुएट हूँ। दादा धर्माधिकारी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज को लिखा है, अपने स्वानुभव से लिखा है। और इसलिए आवश्यक है कि उसको जीवन जीने का भी कौशल्य इस हस्त कौशल्य से आता है। जो हाथ से वो कला सीखता है, ताकत आती है, उसे जीवन जीने का कौशल्य प्राप्त होता है। और उसको प्राप्त कराने की दिशा में हमारा एक प्रयास है। हम उसे एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए टूरिज्म हमारे देश में डेवलप करना है। जो स्थान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां टूरिस्ट गाइड तैयार करने की कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं है। वहां पर लैंग्वेज कोर्सेज है क्या? अगर आगरा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आगरा के अंदर लैंग्वेज कोर्सेज सबसे ज्यादा क्यों नहीं होने चाहिए? ताकि वहां पर के बच्चों को सहज रूप से लैंग्वेज आती हो और टूरिस्ट को लगेगा अपनापन, उसकी भाषा में बात करेगा। ये अगर हमें टूरिज्म डेवलप करना है तो हमें हमारे वहां के ड्राइवर को मैनर सिखाने से लेकर के लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने वाले लोगों तक की एक सहज समाज में फौज खड़ी करनी पड़ती है, जिनकी रोजी रोटी भी उससे चलती है। हमें जब तक इस प्रकार का टारगेटेड और जो कि देश की ताकत को बढ़ाता है, सर्विस सेक्टर में भी हम स्पेसिफिक चीजों को करें तो बदलाव आता है। आज देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन उस प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स करने के लिए हम उतने उदासीन होते हैं। मैं तो इस मत का हूं कि जो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो वहां पर हमेशा कंपटीशन होती रहनी चाहिए गाइड की। हु इज द बेस्ट गाइड? कौन उस शहर का बढ़िया से बढ़िया वर्णन करता है? कंपटीशन हो, इनाम देते रहो, आपको ढेर सारे नौजवान मिलते रहेंगे जो हिस्ट्री बताएंगे, आर्कियोलॉजी बताएंगे, आर्किटेक्चर बताएंगे, व्यक्तियों के नाम बताएंगे, सब 50 सवालों के जवाब दे पाएंगे। धीरे 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 पोटेंशियल खड़ा हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारी यहां संभावनाएं बहुत है। मुझे जब स्किल में काम करता तो मैंने क्या किया, हमारे अफसर लोग आए थे तो ये चल रहा था कैसे करना। मैं कहा एक काम करो भाई, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक जीवन में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसकी सूची बनाओ, और जो सूची बनेगी वो इतनी स्किल चाहिए। तो उन अफसरों ने कहा था हम सोचते हैं। उन्होंने सरसरी नजर में 2-3 दिन बैठे और बनाए तो कोई 926 चीजें लेकर के आए कि वो जन्म के बाद उसको ये चाहिए, दिखना चाहिए, फलाना चाहिए, पढ़ाई के समय ये लगेगा, शादी के समय गुलदस्ता लगेगा, सारी चीजों ने लिस्ट बनाई। कोई 926 चीजें ऐसे ही सरसरी, वैसे बनाए जाएंगे शायद 2000 निकलेगी। मैंने कहा 926 का स्किल डेवलपमेंट है क्या तुम्हारे पास? लोगों को जरूरत है। ये हमने सोचना होगा। अगर भाई गुलदस्ते की जरूरत है तो गुलदस्ता देना। और वैल्यू एडिशन कैसे होता है, मैं हैरान था। मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं आए तो मुझे देखने का शौकीन हूं। एक बार मैं एक ट्राइबल बेल्ट में गया तो वहां मुझे वहां की आदिवासी बच्चियों ने एक गुलदस्ता दिया और मैं हैरान था। उस गुलदस्ते के हर फूल पर मेरी तस्वीर लगाई हुई थी। मेरे लिए वो सरप्राइज था। तो मुझे लगा कि उन्होंने चिपकाया होगा। तो मैंने जरा यूं करके देखा तो ऐसा तो नहीं लगा। तो मैंने फिर उनको वापस बुलाया। मैंने कहा क्या है? ये ट्राइबल बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं। बोले हमने गुलाब की पत्तियों पर लेजर टेक्निक से आपकी फोटो छापी है। अब आप बताइए वैल्यू एडिशन करने की क्या सोच होती है।
एक आदिवासी इलाके की गरीब स्कूल की बच्ची को भी दिमाग में आता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग, मतलब हुआ डायनेमिक्स बदल रहे हैं। हम उसके लिए अब सज्ज कैसे करें? मुझे तो लगता है कोई ये चलाए ना भाई कि भाई 1 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स बोर्ड लगा के बैठ जाए। क्या मोबाइल फोन कैसे उपयोग करना मैं सिखाऊंगा। मैं बताता हूं साहब, लोग क्यों में खड़े हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जो ये तो ढूंढते रहते हैं कि नया मॉडल कौन सा आया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ग्रीन एंड रेड बटन के सिवाय इसका क्या उपयोग होता है। अब किसी के दिमाग में है हाँ भाई मैं ये करूंगा, आप देखिए लोग जाएंगे, अच्छा बताओ भाई मैं नया लाऊं कैसे ऑपरेट करना, क्या क्या चीजें होती है। सीखने के लिए लोग जाएंगे, उपयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमें ये जोड़ना है। हमने कौशल्य के साथ जीवन जीने की क्षमता, कौशल्य के साथ रोजगार के अवसर, कौशल्य के साथ विश्व के अंदर भारत का डंका बजाने का प्रयास, इस लक्ष्य को लेकर के हम इस काम को चल रहे हैं। मैं राजीव प्रताप रूडी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की है, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और उसमें देखिए जब इनोवेशन कैसे होता है, मुझे बाहर आपको भी मौका मिले तो देखिए, एक बच्ची ने ये जो शिप के अंदर कंटेनर होते हैं, वो जो रिजेक्टेड माल जो होता है कंटेनर, उसको लगाया है और उसने कंटेनर को ही अंदर स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। जो कि डिस्कार्ड होने वाला था वो टूटने के लिए जाने वाला था। देखिए कैसे लोग अपने कौशल्य का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से चीजों में प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। हमें इन चीजों को लाना है और मैं मानता हूं कि भारत के नौजवान के पास भरपूर क्षमता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। वो किसी भी चुनौतियों को चुनौती देने के लिए सामर्थ्यवान होता है। और भारत जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए गर्व करता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की गारंटी स्किल में है, ट्रेन मैन पावर में है। और उस ट्रेन मैन पावर स्कूल पर हम बल देकर के आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन नौजवान बच्चों को जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, वे अब जा रहे हैं वर्ल्ड कंपटीशन में, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। मैं आशा करता हूं कि हम दुनिया में इस क्षेत्र में हमारी पहचान बनाए कि हाँ भाई हमारे नौजवानों में कौशल्य के अंदर, और ये ओलंपिक से कम नहीं होता है इनका ये गेम, ये उनका कौशल्य दिखाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में अभी ध्यान नहीं गया क्योंकि वो नहीं, ग्लैमर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। आज शुरू किया है मैंने, धीरे धीरे दुनिया का ध्यान जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय